नमस्कार साथियों, जय चित्रांश, हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र कायस्थता, महाराष्ट्र। मित्रों, आज के समय में आप सभी ने देखा होगा कि हर जातियां, वो किसी भी जाति की हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ओपन कैटेगरी हो, धर्म के हिसाब से अगर देख लिया जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी में तमाम जातियां हैं। हिंदुओं में भी तमाम जातियां हैं, मुस्लिमों में है, क्रिश्चियन में है। इन सभी में जो यूनिटी इनके संगठन में देखा जाता है, जो एकता देखी जाती है, वह एकता सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जाति है जो उस एकता से बिल्कुल अलग है, और वह है कायस्थ समाज। कायस्थ समाज का इतिहास ऐसा रहा है कि जिसे भुला पाना बड़ी मुश्किल है। हर एक क्षेत्र में कायस्थों ने योगदान दिया है, वो राजनीति का हो, शिक्षा का हो या कोई भी क्षेत्र रहा हो। आज हर क्षेत्र से कायस्थ विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और उस पतन का कारण स्वयं कायस्थ बंधु ही है। कहने का मतलब कि कायस्थ समाज का नेतृत्व करना मित्रों, तराजू में मेढक को तौलने जैसा या रेत में महल बनाने जैसा हाल हो चुका है। क्योंकि कोई एक दिशा में जितने भी कायस्थ हैं, श्रीवास्तव, अस्थाना, निगम, माथुर, सिन्हा, वर्मा, वौड़, जो भी हैं, माथुर, अन्य प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उपजातियां इनको मिली हुई है। क्योंकि जो कायस्थ हैं, कोई एक दिशा में साथ नहीं चलते। हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, और जब मिलकर काम करने की बारी आती है तो अधिकांश लोग मतलब आप समझ लीजिए कि 95% चुपचाप पीछे हट जाते हैं। जब मिलकर काम करने की बारी आती है तो 95% लोग पीछे हट जाते हैं, चुपचाप, साइलेंटली, जैसे होता है ना, कोई बधिर हो जाए और गूंगा हो जाए, ना कुछ सुन रहा है ना कुछ बोल पाएगा, गूंगा बहरा हो जाता है और पीछे हट जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पर एक शीशे के फ्रेम में हम छोटे से बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कोई व्यक्ति समाज के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। वो कार्यक्रम चाहे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हो, या श्री चित्रगुप्त की रथ यात्रा हो, श्री चित्रगुप्त की पूजा हो, या कायस्थ समाज पर चिंतन करना हो, किसी भी प्रकार का अगर वह कार्यक्रम आयोजित करता है, सभी में शुरुआती में तो सभी साथ देते हैं। साथ कैसे देते हैं? सिर्फ जीभ से, बातों से सभी समर्थन का वादा करते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, हम साथ में हैं। अरे हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, हम समर्थन दे रहे हैं। परंतु जब जिम्मेदारी बांटने की बात आती है या जब जिम्मेदारी की बात आती है तो कोई समय का बहाना, कोई संसाधनों की कमी बताता है, और कोई यह कह देता है कि आप देख लीजिए, हम अगली बार शामिल हो जाएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा कि शुरू में समर्थन लोग किससे देंगे? सिर्फ इससे, जुबान से, कि भाई अब मीटिंग में आ चुके हैं, अब उनके दिमाग में करे भाई आके फंस चुका हूँ, कुछ हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा। मीटिंग में आए, तालियां बजी, नहीं नहीं बिल्कुल आप करिए, हम सब आपके साथ में, जो भी ज़रूरत पड़ेगी तन मन धन से हम खड़े हैं। और उसके बाद गूंगे बहरे दोनों हो जाते हैं। फिर वो ग्रुप में मैसेज डालना पड़ता है, भाई ये प्रोग्राम, फला डेट,
हाँ कितने लोग आएंगे, उपस्थिति बताए, भोजन बनेगा, पानी बनेगा, फलाना आएगा, मोमेंटो बनेगा, सब गूंगे बहरे, कान रेंगने, क्योंकि वो मीटिंग से बाहर हो चुके ना। समाज में तो उनको वो कॉलर टाइट करनी थी कि अरे फला व्यक्ति आया, 5,000 दे के गया, 10,000 दे के गया, वो टाइट हो गया। उसके बाद बात खत्म। शब्दों से, हाँ शारीरिक रूप से नहीं, शब्दों से खड़े हैं। या कोई ये कह देता है कि भाई अगली बार देख लेंगे, इस बार नहीं हो पाएगा, परिवार में ये प्रॉब्लम है, बच्चे का एडमिशन है, फला फला, मतलब सब। देखिए बहाने तो करोड़ों हैं, हम हज़ारों की बात ही नहीं करें, करोड़ों बहाने हैं। सिर्फ डिपेंड करता है सामने वाला किस प्रकार का बहाना चूज करे और प्रेजेंट करे। अब आप ही बताइए कि ऐसे में नेतृत्व करना वैसे ही कठिन हो जाता है जैसे पानी में नाव चलाना। बल्टी भर की पानी डाल दिया, उसको बोल दिया भाई नाव चला दो। इसीलिए हमने बोला कि कायस्थ समाज का नेतृत्व करना तराजू में मेढक या रेत में महल बनाने जैसा है। तो जब आप प्रोग्राम आयोजित करते हैं, ये 95% तो पहले ही गायब हो जाते हैं, 5% बचते, उसमें भी नौटंकी होती है। तो नेतृत्व करना ये भी हो गया कि पानी में जहाज, सॉरी नाव चलाने वाली बात हो जाती है। और कायस्थ समाज का सबसे बड़ा छिपा हुआ शत्रु भी यही है, उच्च पद का अहंकार। उच्च पद का अहंकार मतलब मैं IAS हूँ, मैं तहसीलदार हूँ, मैं थाना अध्यक्ष हूँ, बताइए मैं सेकंड स्टार लेवल का अधिकारी हूँ, मैं प्यून के साथ बैठूँगा, मैं उस गरीब के साथ बैठूँगा, मैं सरकारी नौकर हूँ, भाई सरकारी भी आती है उसमें, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फलनवा ढकनवा, सब मतलब अलग अलग पद उनको मिली है। पहला तो उच्च पद आता है, फिर उच्च पद में आती सरकारी। अब सरकारी में भी भैया चपरासी से लेकर के बड़े बड़े लेवल है, फिर उसमें आती कैटेगरी। उसके बाद ये तो हो गया समाज के नाम पर व्यापार, ये सबसे बड़ी बात चल रही है। उच्च पद का घमंड, सरकारी पद का घमंड, और तीसरा जो आता है समाज के नाम पर व्यापार। यह सबसे अधिक सोचने वाली बात है कि हर कोई सामाजिक संगठन बनाता है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भाई, मेरे जेब से 1 रुपये लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने 22 राज्यों में अपनी संस्था खड़ा कर दिया, अलग अलग लोगों को डिवाइड कर दिया कि भैया आपको फला अध्यक्ष, आपको प्रदेश अध्यक्ष, आपको प्रदेश की जिम्मेदारी, फलाना फलाना फलाना। अब आप आयोजित कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय सचिव को वहाँ पे बुलाइए, ससम्मान आने जाने का किराया दीजिए, उनको विदाई दीजिए, उनको मोमेंटो सम्मान दीजिए, संस्था भी आप ही चलाएंगे। कहने का मतलब संगठन बनाया डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने, संगठन का मूल मालिक है डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है मनीष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनीष कुमार, और संगठन में शामिल जो भी इंटरनल लोग हैं सब मनीष कुमार की फैमिली है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूसरे का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लोगों को चुभ जाएगा सुई जैसा, और अपने समाज के लोग बातों को बड़ा जल्दी पकड़ते हैं, चुभ जाता है, इसलिए मैं स्वयं पे ले रहा हूँ। मेरी कोई संगठन नहीं है कि मैंने लोगों से पैसा लिया हो, मैं तो अपने जेब से लगा के प्रोग्राम करने की क्षमता रखता हूँ और करता भी हूँ। अब समस्या ये है कि भाई तुमने संगठन तो तुम बना दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम हो, तुम्हारे जेब से 5 रुपये का योगदान नहीं आता है। अब तुम आए दिन ग्रुप में मैसेज डालोगे, फलानवा मर गया है, इसके यहाँ ठिकाना हो गया, इस लड़की की मदद करनी है, जल्दी जल्दी फला फला लोग दान करें। अब सब 500 500 500 500 1000 2000 2500 संस्था के अकाउंट में जा रहा है, संस्था के अकाउंट में आया 2 लाख रुपए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने किया भाई 50,000 संस्था के नाम से लेके दिखा लिया, 1.5 लाख रुपए गबन कर गए। ये हो रही है संस्था के नाम पे व्यापार। और कायस्थ समाज में यह व्यापार बड़ी ही चरम सीमा पर चल रही है, और मध्य प्रदेश से कुछ ज़्यादा ही पनप रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान एकदम प्रथम श्रेणी पे है, और उसी प्रथम श्रेणी में विवाह का भी है। जितने भी मध्य प्रदेश की कायस्थ हैं उन्होंने वैवाहिक संगठन बनाया हुआ है, राजस्थान के लोगों ने वैवाहिक संगठन बनाया है। आपने अपनी बिटिया का या अपने बेटे का बायोडाटा कहीं से पोस्ट किया, किसी को दिया, उन्होंने चुराया, उसको एडिट किया,
अपना नंबर डाला, उस पर डिमांड हो रहा है कि भाई 4,000 दे दो, मासिक है, आपका विवाह करवा देंगे। बड़ी विडम्बना ये है कि वो विवाह किसी का नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद संपर्क बराबर नहीं है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेरे पास एक ऐसा ही वाक्य आया। आज का दिनांक है कितना, 18 नवंबर को। मेरे पास 15 नवंबर को एक फ़ोन आती है। उस बिटिया की शादी हो के 1 साल हो गया और मध्य प्रदेश के संगठन हैं, विवाह कराते हैं, और वह दावा कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका विवाह, अभी बिटिया से बात हुई है, वो परिवार वाले आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। ये कायस्थों की बात बता रहा हूँ, ये किसी शूद्रों की बात नहीं बता रहा हूँ, किसी ओबीसी SC ST वालों की बात नहीं बता रहा हूँ कि जो अपने आप को बड़ा सवर्ण समझते हैं और गरीबों को या निचली जातियों को दबाने का प्रयास करते हैं कि नीच जाति के हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो नीच रहे ही नहीं है। वो हर प्रकार में उच्च हो गए, उच्च हो गए, शिक्षा में, पैसे में, हाँ, पहने में, खाने पीने में, हर प्रकार से श्रेष्ठ होते जा रहे हैं और कायस्थ नीच होता जा रहा है। हो सकता है मेरे इस शब्द से लोगों को चुभन हो, लेकिन विचार कीजिएगा, थिंक कीजिएगा कि इस बात में क्या मैंने गलत बोला है। कि तुम कायस्थ होने के नाते, इतना सवर्ण, इतने संपन्न संप्रदाय से होने के नाते आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश से जितनी भी संस्थाएं संचालित हो रही हैं विवाह के नाम से फ्रॉड करने वाले, मध्य प्रदेश में एक भी कायस्थों में हिम्मत नहीं है कि उन संस्थाओं पर अंकुश लगवा सके, क्योंकि वो सारी संस्थाएं मिली जुली हैं, उन्हीं की नात रिश्तेदार हैं। जैसे कहते हैं भाई हम कायस्थ हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी वंशावली तो मिली जाएगी। हमने 1-2 बार किसी का नाम यहाँ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, 1-2 राष्ट्रीय अध्यक्ष से मध्य प्रदेश से उनसे संपर्क किया कि भाई आप तो इनकी बुराई करते हैं, लेकिन आप खुद ही उनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनके ग्रुप में जुड़े, बाकायदे अपनी बिटिया का बायोडाटा भी पोस्ट किए हैं शादी के लिए, और एक तरफ आप उनकी बुराई कर रहे हैं। तमाम संगठना विवाह के नाम से जो फ्रॉड हो रही है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में तमाम कायस्थ संगठना बनी हुई है, लेकिन उस पर उनका कोई अंकुश नहीं है। अरे आप लगाइए सरकार को जोर, दीजिए नोटिस, उनको जांच कराई जाए, निष्पक्ष जितनी उनको बायोडाटा मिलती, कहाँ से आती, फैमिली बायोडाटा दे रही है, किसी का व्हाट्सएप से या फेसबुक से निकाल रहे हैं, कहाँ से आपने इसकी पूरी प्रामाणिकता लीजिए। लेकिन नहीं, कोई नहीं बात करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी। सभी एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे ये मेरी हथेली है, दोनों मेरे, एक काले एक गोरे, दोनों साइड हैं। हम इसको मारे या इसको मारे, दर्द मुझे ही होगा, दर्द मुझे चुभने वाला है, उसकी एहसास मुझे ही होगा। सेम उसी प्रकार से चाहे वैवाहिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो वो एक दूसरे के कुछ नहीं, ग्रुपों में डिस्कस करेंगे कि नहीं ये ऐसा कर रहे हैं, मैंने इनके खिलाफ ये डाला, ये डाला, ये डाला, लेकिन कुछ नहीं डाला है। डाले होते तो आज इतने फ्रॉड नहीं हो पाते जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो कायस्थ समाज का छुपा हुआ शत्रु, उच्च पद का अहंकार, सरकारी नौकरी का घमंड या समाज के नाम पर व्यापार है। इन तीनों बातों ने समाज को संगठित होने से अधिक दूर और कमज़ोर बनाया है। इन तीनों बातों ने ना तो समाज को संगठित होने दिया और बल्कि दूर और कमज़ोर कर दिया। सच्चा नेतृत्व वही सफल होता है जहां सहयोग, सरलता और समर्पण पद और लाभ से ऊपर। आज इन तीनों की कमी देखी जाती है। ना तो सहयोग है, ना ही सरलता है, और ना ही समर्पण है। सहयोग है, अगर किसी का सहयोग भी किया तो अपना कॉलर टाइट दिखाने के लिए। किसी एक बिटिया के विवाह में हमने 10,000 का आर्थिक योगदान दे भी दिया तो 70 सोशल मीडिया पर, 50 न्यूज़ चैनलों पर, जो नए नए अभी न्यूज़ चैनल वीकली, साप्ताहिक निकलते हैं, उन सभी पर सर्कुलेट हो जाएगा, फलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया। ये तो वही वाली हाल हो गई कि जिन एक बार की मदद दिया, जीवन पर्यंत उस व्यक्ति की आप अवहेलना करें, कल वह परिवार संपन्न भी होगा। ऐसा नहीं है जिन कायस्थ को आपने मदद किया तो वो जीवन भर गरीब ही रहने वाला है, वो जीवन भर गरीब रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन वह संपन्न भी होगा,
फिर आप स्वयं विचार कीजिए कि आपने उनको 500 रुपये की मदद दिया, अब 500,000 जगह उसको सर्कुलेट कराया, कल उसके बच्चे बड़े होंगे या वो खुद कहीं जाएगी तो क्या वह सम्मानपूर्वक उसे देख पाएगी? कुछ लोग उसे अपना अच्छा बताएंगे कि भाई मैं इसलिए पोस्ट करता हूँ ताकि बाकी लोग देख के इससे प्रेरणा लें। अरे प्रेरणा ही क्यों ले यार, प्रेरणा दुनिया लेती है। यह फीडबैक आप अपने से अपना गुण गाने से अच्छा है। जिनको मदद मिली, जिस दिन वह अपने आप गुणगान गाने लगेंगे उस दिन प्रेरणा आपको स्वयं मिल जाएगी। यह चैन तैयार कीजिए मदद की कायस्थों के बीच में कि हर कायस्थ किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पद पर हो, उसे उस प्रकार से जितना संभव हो मदद कर सके, न कि अपनी वास्तविक पहचान दिखा करके अपना नाम पद कमाने के लिए। आज हमारे संपर्क में ऐसे कई कायस्थ जो बातें तो इतनी लंबी करते हैं, पहचान तो ऐसा बताएंगे कि राष्ट्रपति उनके घर बैठ के चाय ही पीते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से अगर मैं एक छोटा सा काम दे दूं तो गारंटी के साथ बता रहा हूं कि उसका एक पत्ता भी नहीं हिलवा पाएगा। लेकिन मेरी किसी भी बड़े अधिकारियों से पहचान नहीं है, लेकिन यह लिखित तौर पर मैं दे दूं कि मैं बिना किसी सोर्स के वह काम स्वयं करवा लूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो कायस्थ जुड़े हुए हैं उसमें से 99% डरपोक हैं, जो बिल में रहने वाले लोग हैं। और डरपोक कभी इतिहास नहीं रचते। डरपोक सिर्फ सामाजिक समारोह में भोजन खाएं, मोमेंटो लें, कुछ अनुदान करें और चुपचाप घर में चले जाएं। बुज़दिलों ने कभी समाज को आगे नहीं बढ़ाया है, डुबोया है। हमने जब महाराष्ट्र में कायस्थ समाज की जिम्मेदारी संभाली, मुझे याद है कि बड़ी बड़ी बातें की गई कि कायस्थ समाज ऐसा है, कायस्थ समाज वैसा है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी संगठन का नाम ले रहा हूँ, ना ही मुझे किसी संगठन से कोई लेना देना है। मैंने सिर्फ कायस्थ की बात आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग अमिताभ बच्चन जी को अपना हीरो बनाते हैं कि उन्होंने कायस्थ समाज किए हैं, कुछ बाला साहब ठाकरे जी को बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि क्या ठाकरे साहब ने कभी अपने आप को कायस्थ संबोधन किया? क्या ठाकरे साहब आज तक या उनका कोई वंशज, वंशावली परिवार किसी भी चित्रगुप्त की सभा में, किसी भी चित्रगुप्त परिवार में शामिल हुआ? क्या ठाकरे परिवार के घर में एक भी श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा है? मेरे कहने का मतलब कि दूसरे के पद और पोजीशन पर अपनी कॉलर टाइट मत करिए। आप उन महान विभूतियों का उदाहरण दीजिए जिन्होंने वाकई में कायस्थ समाज के लिए कुछ करके इस देश दुनिया से गए हैं। उनके आचरण पे चलिए, उनके अपने बच्चों को उस योग्य बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताइए, हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बताइए। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, देश, इतिहास, हर जगह अपने नाम को अमर किया। जो गर्व से कहें कि मैं कायस्थ हूँ, कायस्थ होने का उन्होंने पूरा समर्थन प्रमाण दिया। लेकिन जिन्होंने कभी अपने आप को कायस्थ माना ही नहीं, आप उनको जबरदस्ती उनके पद, उनके पोजीशन, उनकी प्रतिमा को अपना कह के वर्चस्व हासिल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोग बोलते हैं भाई बॉलीवुड के स्टार है, महानायक है, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अरे अमिताभ बच्चन जैसा मूर्ख आदमी कभी अपने आप को कायस्थ नहीं माना। वो कहता है कि हम कायस्थ नहीं, हमें गर्व है कि हमारे पिताजी ने हमको बच्चन का टाइटल दिया। आप उस चमन चूतियों को अपना आदर्श मानते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने कितने कायस्थ परिवारों को घर में चूल्हा जलाया भाई रोटी पकाने के लिए। या जिन बेवकूफ़ों ने उनको फेमस करते हैं उसमें से किसके घर के उन्होंने मजबूती से प्रदान किया? अमिताभ बच्चन जी सादे श्रीवास्तव का नहीं हुआ, जिसके गाए हुए फिल्मों गानों से वो हिट हुआ, तो वो बेचारा बीमारी में पैसों के अभाव में मर गया। हाँ, तुम अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हो कि भाई मेरे कायस्थ है। कायस्थ होने का आप उनके पद पोजीशन का नाम लो
जो वाकई में कायस्थ के प्रति समर्पित थे और सच्चे कायस्थ थे। कन्वर्टेड कायस्थ क्या बात करते हो? जो अपने आप को कायस्थ ही नहीं माना उसको, उसकी बात क्या करते हो भाई? फलाना ये है, फलाना ये है, ये गलत बात है। मुझे कायस्थ समाज में जब मुझे पता है कि जोड़ा गया तो तमाम लोग मिले, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पीठ पीछे बात करने वाले लोग थे, मेरे मुंह पे मेरी उनके मुंह पे। आज भी ऐसे लोग हैं कि कहने का मतलब तो वो कायस्थ है, मर्द हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम मर्द हैं, हम औरत हैं। कोई अपने आप को लेडी वीरांगना कहती है, कोई कुछ कहती है। लेकिन आपको बताऊं कि मुख पे बोलने का हिम्मत किसी में नहीं रहा, और मैं उसे मर्द ही नहीं बोलता। जो मुंह पे बात ना बोल पाए उसे मैं नामर्द कहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें लोगों को चुभे, लेकिन सच्चाई यही है कि आप किसी भी समाज का नेतृत्व करिए, अगर आपके पास मुख पर बोलने की क्षमता नहीं है तो आप नामर्द हैं। आप तुरंत उस संगठन का रिजाइन कर दीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, लेकिन अगर वो असत्य के साथ खड़ा है, मुख पर बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, कान के पीछे बोलने वाला है, आपकी हमारी आपस में लड़ाने वाला व्यक्ति कि मेरे मुख पे मेरी, आपके मुख पे आप में, तो ऐसे दोगुलो इंसान को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। मैंने कायस्थ समाज को संभाला, नेतृत्व किया। आपको बताऊं कि जो अनुभव मैंने आपको बताया कि नेतृत्व करते समय, आज यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कायस्थ समाज का जो मैंने नेतृत्व किया, तो चूँकि देखिए बचपन से हमने संघर्ष किया है। ऐसा नहीं कि हम अंबानी के घर में पैदा हुए थे भाई, हम बाला साहब ठाकरे जी का उदाहरण नहीं बोलेंगे कि हम इनके वंशज हैं, हाँ ये हमारे कायस्थ समुदाय हैं, ये अमीर हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम गरीबी से पले बड़े हैं, हमने संघर्ष किया है, हमने यहाँ तक, हमने बचपन से इन सब चीज़ों को देखा है, समझा है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो भी अपनी काबिलियत के दम पर, ना ही किसी के सोर्स से, ना ही किसी के रहमो करम पे यहाँ पहुँचा हूँ। जिस भी मुकाम पर हूँ, जिस भी योगदान पर हूँ, जिस भी पड़ाव पे हूँ, अपने खुद की क्षमता से, अपनी खुद की ताकत से, बिना घूसखोरी के, सबसे बड़ी बात समझिएगा, बिना घूसखोरी के, बिना करप्शन के मैं अपने लाइन पे आया हूँ। 2 पैसा कमा रहा हूँ, समाज सेवा भी कर रहा हूँ, अपना भी भरपेट पालन पोषण कर अच्छे से कर रहा हूँ। यानी पहनने, खाने, पीने, सोने, बैठने, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मैं तो बचपन से संघर्ष करते हुए देखा था, मुझे पता था। लेकिन हमारे गांव के जो कायस्थ बंधु थे इतने निकृष्ट नहीं थे जितना मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला। क्योंकि गांव के लोग तो हमारे गांव में 2 ही लोग थे, ब्राह्मण और कायस्थ 2 ही थे, और बड़े अच्छे लोग थे, बड़ी अच्छी साथ में हम लोग बैठ के तालमेल थी, अच्छे प्रोग्राम जो भी समय पे होते थे, आयोजित होते थे, चलते थे। महाराष्ट्र में आए कुछ समय के बाद हमने यहाँ के लोगों से संपर्क किया, अपने समाज को ढूंढा। वो बोलते हैं ना कि एक कहावत है, किलियानी कीड़ा होती है, मेरे अंदर भी वो कीड़ा थी शायद, कि मुझे भी समाज से जुड़ने का जोश चढ़ा था कि नहीं भाई, मुझे मेरा समाज मिलना चाहिए, अन्य लोगों का समाज है, मुझे भी अपने समाज के साथ बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, इवेंट करना चाहिए। मैंने प्रयत्न किया और दुर्भाग्यवश मुझे कुछ महानुभाव लोग मिल गए और मुझे बड़ा विनती किया कि भाई मेरे साथ जुड़िए। मैंने बोला ठीक है, मैं विचार करता हूँ। विचार किया तो बड़े दिग्गज लोग मिले, बड़ी वीरांगनाएँ भी मिली। मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा ठीक है, शामिल होना चाहिए। मुझे इसलिए लगा क्योंकि शिक्षित लोग थे। अब चूँकि हम कायस्थ समाज है तो मैंने पहले बोला कि हम लोग शिक्षित लोग हैं, तो मुझे लगा कि चलो भाई शिक्षित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि हम भाई वैसे भी सभी के साथ कंफर्टेबल फील तो होगा नहीं, चलिए फील हो जाएंगे, अच्छे से समाज का कुछ काम किया जाएगा। भाई साहब जिम्मेदारी तो लिया, और उसके पहले ही संगठन बना हुआ था, खिचड़ी हो चुकी थी। बोलते हैं ना कि सब चोर मौसेरे भाई वाली हाल हो गई। उनको मनाओ, जैसे बिटिया की शादी कर रहा हूँ, सबको हल्दी लगाना है, सबको मनाना है, ऐसी तो पूरी प्रथा हो गई थी। खोज के सबको बुलाया गया, सम्मान किया गया भाई। बताऊं कि वो जो समय थी सभी को एकत्र करने की, कि भाई हम एक छत पे लाएंगे और संगठन का जो कार्य है
सुचारू रूप से चल सके और बेहतरीन तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें, हम लोगों ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं संगठन का नाम नहीं लूँगा, न उस संगठन के प्रोग्राम का नाम लूँगा, न डेट का नाम लूँगा, न ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लूँगा जिसको चुभ जाए। एक इसे पॉडकास्ट भी आप समझ सकते हैं कि कहानी के तौर पे, लेकिन सच्ची कहानी का घटना बता रहा हूँ जो घटित हुआ, समाज की सच्चाई बता रहा हूँ, आईना बता रहा हूँ। तो प्रोग्राम आयोजित हुई, सब कुछ तैयार हुआ कि भाई सबको जिम्मेदारी, जैसा कि हमने बताया ना कि जिम्मेदारी बांटो तो लोग गायब होते हैं। जिम्मेदारियाँ बांटने की बात हुई तो भाई कुछ लोग ठहरे नौकरी वाले, और जैसा मैंने पहले बता दिया, नौकर तो नौकर ही होता है, चाहे लाखों कमाए चाहे करोड़ों कमाए, वो अपनी मर्जी से मूत भी नहीं सकता है। हमारी भाषा एकदम खुले व शब्द वाली होती है, हम तेल मक्खन पालिश लगा के नहीं बात कर पाते, हम जो रहता है यथार्थ सत्य ही बोलते हैं। और इसलिए लोगों को, क्योंकि आज के लोगों को झूठ वाली भाषा ज़्यादा पसंद आती है। मक्खन लगा के अगर बात प्रेजेंट करें तो बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे में हाँ में हाँ मिला है, तो मैं हाँ में हाँ तो मिला नहीं पाता हूँ। अब रही बात सरकारी नौकरी वालों को, तो भाई सच्चाई यही को बिना परमिशन को मूत भी नहीं सकते हैं, और मैं ठहरा व्यापारी आदमी। तो जिम्मेदारी दी गई तो कुछ ऐसे लोग थे बीच में मैदान, भाई ऐसे लोग का मतलब हम यह कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे उन्हें भी यूज एंड थ्रो के लिए फुटबॉल मैच की तरह रखा गया था कि भाई जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी रखे जाते हैं ना कि हाँ भाई यूज में वो आ जाएंगे, रिप्लेस, कोई डैमेज हो गया, चोटिल हो गया तो आ जाएंगे। उसी प्रकार से वो रिप्लेस प्लेयर के रूप में उनको रखा गया था कि अंदर की आप रणनीति बनाइए क्या है। लोगों का मनसा तो यही था कि इसका प्रोग्राम फ्लॉप कर देना है, हमसे बेहतर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, जो मुझे पता चला। तो हम लोगों ने भाई प्रोग्राम क्या, संयोग से बात बताएं, चाहे पूरे दिन समझो या दुर्भाग्य समझो, कि मैंने सारे प्रोग्राम को बैनर से लेके, मोमेंटों से लेके, भोजन की व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्थाएं मैंने अकेले के दम पर व्यवस्था किया। संगठन में शामिल 80 व्यवस्था मुझे अकेले को करनी थी। ना ही हमारे पास किसी प्रकार की संसाधन थी, ना ही हमारे पास 4 व्हीलर थी, एक अकेला बाइक है, बाइक के सहारे हमें सब कुछ घूम करके, और एक ही जगह, आपको पता है जब प्रोग्राम करने जाओ तो एक ही जगह सारी चीज़ नहीं मिलती है। तो और उस दिन ऐसा दुर्भाग्य था कि हमारा चूँकि केमिस्ट शॉप भी है, मेडिकल स्टोर है, तो उस दिन हमारे ड्रग इंस्पेक्टर साहब की इंस्पेक्शन थी। वो अचानक से हमारे मेडिकल पे आ गए इंस्पेक्शन करने के लिए, और इंस्पेक्शन इतनी देर चली कि 2 बज गया। शाम को 5 बजे से हमने प्रोग्राम आयोजित किया है। मैंने लोगों को फ़ोन करके बता दिया कि भाई मेरे पास अधिकारी आया हुआ है और मैं फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसी सी बात है। मैं आपको बताऊँ, सुबह से लेकर शाम तक मैंने नाश्ता नहीं कर पाया, भोजन नहीं कर पाया, और तुरंत निकला, और प्रत्येक व्यक्ति अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। भाई जिम्मेदार आप ही हो ना, कि अकेले तो मैंने जिम्मेदारी ली नहीं थी, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उसमें से एक सज्जन थे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो समाज के बड़े ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने बल्कि मुझे फ़ोन किया कि भाई सर आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं आऊँ। तो मैंने सोचा कि भाई ये बूढ़ा आदमी को मैं क्यों तकलीफ़ दूँ, कहाँ जाएँ। बोला नहीं मैं कर लूँगा। बोले नहीं मेरी कार है। बोला नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। तो हमारे ही संगठन के एक भाई साहब थे, हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने अपनी कार वार लेके आई, सारी व्यवस्था की। आपको बताऊँ कि मैंने मेडिकल बढ़ाने के बाद सारे सामानों को व्यवस्थित किया। भोजन भी नसीब नहीं हुआ उस दिन, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे भोजन हुआ सभी के खाने पीने के बाद। सारा दिन भूखे रह गए। शाम को मैंने नहाया, कपड़े चेंज किया। उसके बाद लोगों के दिमाग में था कि प्रोग्राम तो फ्लॉप होना है, लेकिन प्रोग्राम तो वीवीआईपी हो गई, कई सब न्यूज़ चैनलों में आई, कई जगह प्रकाशित हुई, प्रत्येक सामाजिक संगठनों ने इसको जाना। ऐसे ही फिर हमने कई प्रोग्राम किए, कहीं वृक्षारोपण किया, तो कहीं बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को कुछ शिक्षा से और खान पान की चीज़ें हमने वितरित किया। तो ऐसे ही हमारी कई प्रोग्राम की कई चीज़ें संचालित थी। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किया, वो भी ग्रैंड लेवल पे किया। और मेरा बस अगर चलता मित्रों तो हम वीवीआईपी करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि मिनिस्टर से लेकर सब कुछ बुलाते हैं। लेकिन मैंने जैसा ही पहले बोला कि मेरे साथ जुड़े जो भी कायस्थ थे वो इतने वाले थे, इतने छोटे दिल वाले, धक 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 करते, मेढक के जैसे, डरते, डरपोक लोग। मंत्री का क्या काम, विधायक का क्या काम, डरपोक लोग थे। तो भाई अब जाहिर सी बात है कि अभी मैं अकेला तो कर नहीं सकता, हमारे ऊपर भी अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, प्रेसिडेंट, ऐसे कई पद बने हुए थे। मैं एज सेक्रेटरी का जिम्मेदारी लिया हुआ था।
तो मैंने भी उस जिम्मेदारी को भाई ड्रॉप किया, जाने दो सब कर रहे हैं तो फिर भी प्रोग्राम किया। लोगों की मंशा थी कि फ्लॉप करें, लेकिन आपको बताऊं कि एक भी प्रोग्राम हमारा लोग फ्लॉप नहीं कर पाए। जितने लोग आए उतने के साथ वीवीआईपी आयोजित की गई। लेकिन समस्या आती है शब्दों की मर्यादा। जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बोला था कि लोग ज्ञान तो देते हैं लेकिन उस ज्ञान को स्वयं फॉलो नहीं करते। ऐसे 50 लोग थे, दूसरों पर उंगली उठाते हैं। जैसे मैंने ये उंगली दिखाया है, ये 4 उंगली मेरे तरफ मुड़ी हुई है, मैं इस उंगली को नहीं देख रहा हूँ। तो भैया मनीष श्रीवास्तव यानी डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव पर उंगली उठाने वाले 70 थे, और वो 4 उंगलियाँ नहीं दिख रहा है कि साला कमी तुम्हारे अंदर है, मनीष में नहीं है। मनीष था तो ये प्रोग्राम हो भी गया, मनीष था तो प्रोग्राम हो भी गया, तुम तो वो भी नहीं कर पाओगे। और सच्चाई यही है भाई, तुम तो किसी शादीशुदा का फिर से विवाह करवाओगे, नाच गाना करवाओगे, लेकिन हम नाच गाना नहीं करवाएंगे, हम शादीशुदाओं की शादी नहीं करवाएंगे। हम तो उनकी शादी करवाएंगे जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शिक्षित हैं नहीं है, शिक्षा की ज़रूरत है, उनको शिक्षा प्रदान करवाएंगे। हमारी तो ये कोशिश थी, हमें थोड़ी ना नुक्कड़ नाटक करनी थी। हम तो भाई अपने लेवल से चलते थे कि बच्चों में सही जागरूकता फैले, समाज में जो हमारा अधिकार, जैसे कि कायस्थों का था कि भाई लेखपाल की नौकरी से कायस्थ समुदाय को मिले, वो छिन गया। हम अपनी यूनिटी के तहत सरकार पर यह दबाव बनाते कि कुछ ऐसी नौकरियां फाइनल की जाए कि जो कायस्थों को ही मिले, या उसमें कायस्थ को या इस प्रकार की कैटेगरी में रखा जाए। हमारी तो सोच कुछ अलग चलती थी, लेकिन कुछ लोगों की सोच बस बंद कमरों तक ही थी। हमें यहाँ से निकलना है, खाना खाना है, दूसरी जगह नाचना है, चले जाना है। आज मित्रों, बड़े मन व्यथित होने के बाद मैंने संगठन पूरी तरीके से छोड़ने का रीज़न यही था कि जितने भी थे सब दोगले थे। ऐसे सब जितने भी थे सब दोगले थे, यानी मेरे मुंह पे मेरी तारीफ, मनीष यू आर द बेस्ट। जैसे ही मनीष गया, नहीं यार वो लड़का है, कम उम्र वाला है, बुद्धि नहीं होगा, ऐसा बोल दिया होगा। ये लोगों की मेंटलिटी मैंने बता रहा हूँ। लड़का है, अरे लड़का है बोल दिया होगा मतलब क्या मैंने अभी जन्म लिया है क्या बोल दिया होगा? अरे भाई मैं आपकी इज्जत कर रहा था। ये लोगों को यही नहीं समझ में आया कि जिस दिन मैंने यह भूल जाता कि मैं लड़का हूँ, मुझे यह एहसास हो जाता कि नहीं मैं बड़ा हूँ, तो शायद मैं उसी दिन मर्यादाओं को तार तार कर देता और उन व्यक्तियों को उनकी सही औकात बता देता, जो शायद उन्हें जीवन भर मरणोपरांत याद रहता। लेकिन मैंने उन्हीं चीज़ों को नहीं किया, क्योंकि हम एक शिक्षित परिवार से हैं। हमारे माता पिता ने सही संस्कार दिए हैं, सही गलत का परख हमें बताया है। हमने अपने अग्रजों का, हमारे जो बड़े थे, हमारे बड़े भाई थे, बड़ी भाभी थी, उनके कहने के अकॉर्डिंग हमने सारी बातों को भूल गए। नहीं तो सच्चाई मित्रों देखो यही है कि मैं बुरा करता नहीं हूँ, गलत कहता नहीं हूँ और पीठ पीछे नहीं कहता और गलत सुनता नहीं हूँ। अन्यथा यह गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों में 1% की भी झूठ नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्तियों को उनकी सही औकात बता देता, चाहे उन्हें अपने नौकरी का गुमान होता, चाहे उन्हें अपनी सामाजिक पकड़ की पहचान होती, हम प्रत्येक को उनकी सही औकात बता देते। और ऐसा ही वाकया एक बार और हुआ मेरे साथ। मैं एक मंदिर में प्रोग्राम में गया। भाई मुझे किसी, अब चूँकि हम भी समाज से उठ रहे हैं, अगर मेरे में कुछ बुराइयां होती तो लोग हमें क्यों बुलाते। हम गए, उस समाज का हिस्सा बने। तो बड़े दिग्गज महाशय थे, मिले, उनको लगा भाई बंदा मिला है, अपने डबल मीनिंग से हम इस पर वार कर देंगे। वार करना स्टार्ट किया उन्होंने, हमने भी कुछ हद तक बर्दाश्त किया। लेकिन जब हमें लगा कि जवाब देना चाहिए, मैंने जवाब दिया, परंतु मेरी एक छोटी सी बात को वो बर्दाश्त न कर पाए। मेरी छोटी सी बात को, जो कि सत्य बात थी, उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस बात को उन्होंने क्रोध का रूप बनाया, ज्वलनशील मुद्दा बनाया, झगड़े का रूप दिया। और आपको बताऊं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने अपने जवाब दिया और वहाँ से जय सिया राम कर दिया। बाद में वो मेरे शॉप पर आए, मेरे मेडिकल पे आए,
अपनी बात रखा कि भाई तुम मेरे छोटे भाई हो, मैंने ये कर दिया। मैंने बोला छोटा भाई बड़ा भाई तो एक सामाजिक है आदमी, सगा भाई भाई का नहीं हो रहा है तो हमारा आपसे क्या संबंध है? हमारा आपसे मतभेद थोड़ी न था, हमारा आपसे मतभेद विचारों का था। आपने मन में जहर रखा हुआ है तो आपकी समस्या है, हमारी समस्या थोड़ी नहीं। हम ऐसे एक एक की समस्याओं को अगर देखते जाएंगे तो साला हम अपने जीवन में जहर घोल लेंगे। हमने उनको बोला ना ये आपकी समस्या है, ठीक है आप आए हैं तो स्वागत है, लेकिन हम आपकी समस्याओं को ध्यान देने के लिए हमारी आपसे क्या डिस्कस है हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम स्वतंत्र विचार वाले हैं और हम सही बात कहते हैं। और आप गलत विचार आप राजनीतिक हिसाब से देखते हो, आप राजनीतिक समीकरण में तोलते हो कि मनीष के पीछे मनीष की बुराई, उनके पीछे। मैं किसी के पीछे किसी की बुराई नहीं, मुंह पे बोलने की ताकत रखता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि नहीं यार मैं तो गलत व्यक्तियों के साथ जुड़ गया हूँ। यहाँ मुंह पे बोलने की क्षमता किसी दोगले में नहीं थी। क्षमा चाहूँगा मित्रों, ऐसी भाषा इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद आप सोचो कि वो समाज चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए मुझे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से सहयोग देना पड़ता था। मैं बैचलर आता हूँ, मेरी फैमिली साथ में लेके किसी को नहीं आता था, लेकिन सहयोग में पूर्ण रूप से पूरा देता था जो बाकी सब देते थे। अब आर्थिक के हिसाब से बता दूँ कि बाकी लोग अपनी ड्यूटी देख के आते थे, प्रोग्राम भी हम इसी हिसाब से आयोजित करते थे, भाई संडे का दिन रखो, ऐसा दिन रखो किसी की छुट्टी नुकसान ना हो। लेकिन भाई मैं तो 365 डेज वाला आदमी हूँ। मैं एक दिन का अगर दवा खाना बंद करता हूँ तो 4 से 5 हज़ार का नुकसान है मेरा। तो आप सोचो कि मैं आपके प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए अपने उस दिन के दवाखाने को बंद कर रहा हूँ, स्वयं योगदान भी दे रहा हूँ और सब कार्यक्रम भी उसी हिसाब से कर रहा हूँ, आप सभी के पसंद के अकॉर्डिंग। फिर भी आप टांग खींच रहे हो, उंगली कर रहे हो, ऐसे 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 यानी कीड़ा काट रहा था। आज तमाम पत्रकार बंधु जहाँ हमें सारे न्यूज़ को देते तो वो हमसे सवाल करते हैं कि भाई अब इस बार आपका प्रोग्राम नहीं हुआ, हमको कब बुलाने वाले हो। भाई उनको हम क्या बताएं, उनको हम क्या बताएं कि समाज में उंगली करने वाले इलियानी कीड़ों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि न्यूज़ हम देते थे, पत्रकारों से संपर्क हम करते थे, तो लोग हमसे ही उम्मीद करेंगे कि प्रोग्राम कब आएगा। एक भी व्यक्ति समाज के लिए ढंग से खड़ा नहीं हुआ और हर व्यक्ति अपना दुख रोया कि मैं अध्यक्ष था तो ये किया, मैं सचिव था तो ये किया, मैं फलाना था ये किया, लेकिन किसी के काम मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2011 से बोईसर में हूँ, महाराष्ट्र में मैं 2011 से हूँ, आज 14 साल हो गए। इन 14 सालों में मैंने देखा ही नहीं कायस्थ समाज का कोई प्रोग्राम होता किसी भी माध्यम से। ऐसा नहीं कि मैं फेसबुक नहीं चलाता था भाई, मैं 1970 की पैदाइश हूँ कि मेरे ज़माने में फेसबुक नहीं थी या मुझे जानकारी नहीं थी। भाई जब व्हाट्सअप आया 2012 के बाद से, तब भी मैं व्हाट्सअप पे था, फेसबुक पे भी था, अन्य लोगों से संपर्क में भी था, लेकिन कभी पता ही नहीं चला कि कायस्थ समाज का कोई वर्चस्व है। बल्कि हमने अपने बड़े भाई साहब से पूछा भी कि भाई यहाँ क्या कोई संगठन वगैरह कायस्थ समाज का नहीं है क्या, कि जिसमें चित्रगुप्त की सामूहिक पूजा हो, ऐसी हो। वो बोले जबकि वो तो यहाँ पिछले 16 सालों से थे। वो बोले नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब मैं बाहर आया, मुझे सामाजिक संगठनों से मिलना, तब पता चला नहीं यहाँ 2-4 लाला लोग तो है, नाम सुना, हाँ भाई फलाना श्रीवास्तव, फलाना सिन्हा, हाँ, तो उनसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उस जुड़ाव को कमजोरी समझा और अपने आप को पदस्थ कि भैया मैं बड़ा पद वाला हूँ, पैसे वाला हूँ। तो उनको पता ही नहीं कि भाई तुम्हारे पैसे को कौन देखता है। हम तो पैसे वाले की वैसे भी वैल्यू नहीं करते। सच्चाई यही है कि जिस व्यक्ति को पैसे का घमंड हो, पद का घमंड हो, मनीष श्रीवास्तव उस पर थूकता भी नहीं यार, दूर की बात है। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बड़े हो आप उम्र में तो नमस्ते मुँह से निकल ही जाती है, लेकिन हम थूकते भी नहीं ऐसे व्यक्ति को। हम सम्मान और प्यार के जो भूख होती है वहाँ पहुँचते हैं कि हाँ भाई सम्मान मिल रहा है, बड़े लोग हैं, प्यार से बात करने चले जाएं। लेकिन जहाँ दोगलापंथी आपने किया, दोगला ही बात किया, वहाँ थूक के मैं ताकूँ नहीं तुम पर।
और आज 2 वर्ष हो गए प्रोग्राम को किए हुए। 1 वर्ष से सारे प्रोग्राम स्थगित हैं, कुछ नहीं हो रहा है और ना ही कोई आगे आ रहा है। पहचान सबकी है बड़ी बड़ी, सब अपने आप में नेता हैं, लेकिन सिर्फ दूसरी संगठनों में नाचने के लिए और उंगली करने के लिए। अपने संगठन में उंगली, दूसरे संगठनों में नाच। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि समाज चलती है आपसी सहयोग से, आपसी विचारधारा से। अगर कोई बात रहती तो उसकी बात सुनना चाहिए और मुंह पे बोलने की शक्ति होनी चाहिए, दोगलापंती नहीं। अरे ये लड़का है, ऐसा बोल दिया। लड़का है मतलब क्या? अगर मैं अपने बच्चेकाना हरकतें करता तो वहीं तुमको तुम्हारी औकात बता देता है, इज्जत की मटिया मिलत कर देता है। जब आप अपनी मर्यादाओं को भूल गए, जब आपने मर्यादाओं को भूल करके तीखा टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें बोलने की तमीज़ नहीं है, हम वहीं आपकी मर्यादाओं को भंग कर देते, हम वहीं समझा देते कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। लेकिन समस्या यही है कि हम मर्यादाहीन नहीं हैं, हमको शुरू से मर्यादा सिखाई गई है, हमने उस मर्यादा का पालन किया और आज भी किया हूँ, आगे भी कर रहा हूँ। कहता है आदमी कि कहना और करना दोनों अलग है। हम क्रोधवश कह देते हैं कि नहीं, हम इसको प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं उस व्यक्ति से हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा जो अंदर से आत्मसम्मान है, जो हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है कि अपने से बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए। देखो, आप किसी भी पद में जुड़ जाओ, किसी भी शाखा से जुड़ जाओ, आपकी बुद्धि क्षीण ही रहेगी अगर आपकी मानसिकता एक बंद बोतल जैसे कमरों में रहोगे। मैंने सुना कि अरे भाई लोग बड़े अच्छे अच्छे संगठन, कुछ नहीं, सब जीरो। तो कैद समाज के पतन का रीज़न यही है कि पहले आपस में भाईचारा, मीठी बोली और सभी के प्रति सम्मान रखना सीखिए। बड़े छोटों का सम्मान कीजिए। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो सम्मान पहले लेना सीखिए, सम्मान देना सीखिए। आप अगर बच्चों के साथ या हर जगह राजनीति करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। यह यथार्थ सत्य है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरे अंदर, मैं अपने आप को घमंड नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी काबिलियत है कि मैं अकेले संगठन खड़ा कर सकता हूँ और अकेले ही संगठन चला सकता हूँ। अकेले का सेंस का मतलब फंड के मामले में हमें किसी से चंदा नहीं मांगना है। 200 खाने का पैसा दो, खाने का पैसा दो। हाँ, दुर्भाग्य ये है कि अच्छे पद पे रहने वाले लोग, जिनको घमंड होता है कि हम पैसे वाले लोग हैं, उन पैसे वालों के जेब से 5 रुपए नहीं निकलता है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक भी समाज के लोगों ने योगदान नहीं दिया श्री चित्रगुप्त के लिए। सब अपने आप को धनवान बनते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप 300 लोग भी हो तो आज बोईसर जैसी पावन धरती पर, जहाँ सैकड़ों आए दिन नए नए मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिर के नाम पे डोनेशन चंदा बांटा जाता है, वहाँ तुम्हारे आरास श्री चित्रगुप्त का भी मंदिर होता। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर वो यूनिटी नहीं थी, तुम्हारे अंदर स्वार्थ थी खुद को चमकाने की। तो खुद के स्वार्थ को छोड़ो, अपने कर्मों से चमकिए। नाचने गाने से तो हर कोई चमकता है। नाचने गाने से खेसारी लाल यादव भी चमके थे, लेकिन थोड़ी सी गलती उनको भारी पड़ गई। नाचने गाने से पवन सिंह भी चमके थे, लास्ट में अपनी गलती स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लिया। वैसे ही अगर समाज को चलाना है तो समाज के पक्ष में रहना होगा, समाज के साथ रहना होगा। अपनी राजनीतिक गंदी विचारधारा से, अपने पैसे की घमंड से दूर होना होगा। अपना पैसा, अपना पद अपने परिवार को दिखाओ, अपने घर के अंदर दिखाओ। समाज में क्या दिखा रहे हो? हिम्मत है तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ो, नहीं तो ये समाज का ढोंग अलापना बंद करो। जय चित्रगुप्त, जय समाज, जय चित्रांश।